बोर्ड नहीं पूछे थे, अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछे थे अभी तक, तो अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछे थे। ये जो पशुधन सहायक है इसके अंतर्गत भी अधीनस्थ बोर्ड है। अधीनस्थ बोर्ड चलो पिछले 1 साल से क्या गेम खेल रहा है, पटवारी में क्या नया गेम खेल लेगा, मजाक थोड़ी, हम बैठे हैं, आ जाइए। चोली, हाँ चौली, हाँ चौली है ना, चम्मच वाला है, छाता वाला नहीं है, छाता वाला नहीं है, चौली नहीं है, चोली है, ठीक है। तो चोली मध्यम सिंचाई प्रयोजन, थानेदार बनना है तो बोलना सीखो पहले, हिंदी को बोलना सीखो। हाँ ये जो है आपका पूछा गया प्रश्न है कि चोली जो मध्यम सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले से संबंधित है, तो ये आपके झालावाड़ जिले से संबंधित है। तो झालावाड़ की अन्य सिंचाई परियोजनाओं की हम बात करें, मध्यम सिंचाई है, बराबर, ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। राजगढ़ है, भीमसागर है, राजगढ़ भीमसागर पूछ लेगा परीक्षा के अंदर। गागरोन हो गया, गागरोन हो गया, और इसके साथ साथ गागरोन या गागरीन, पिपलाद है, पिपलाद, और उसके साथ लिखो परवन, काली सिंध, छापी, रेवा, परवन, काली सिंध, छापी, रेवा, ये सब झालावाड़ के अंदर है। परवन परियोजना कोटा, झालावाड़ और बारा की है, बारा, कोटा और झालावाड़, इनमें है आपकी परवन परियोजना, जो ये रही परवन परियोजना। अब आपसे परीक्षा में पूछे परवन परियोजना का संबंध किस जिले से, वहां ऑप्शन के अंदर झालावाड़ होगा, कोटा होगा, बारा होगा, हालांकि स्टार्ट और फिर लाभान्वित जिले वगैरह वो सब चीजें आ जाती है, तो थोड़ा सा ऑप्शन ये देख लो, जो आपकी चोली हो गया, छापी हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो झालावाड़ी ये सब परियोजना होगी। तो बढ़िया अच्छा प्रश्न था, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना। उसके बाद पशुधन में और पूछा 2025 में कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को मिट्टी के अंदर जो जल धारण करने की कैपेसिटी है ना वो सबसे न्यूनतम है, ऐसी मिट्टी बताइए जो जल को धारण नहीं कर सकती, जल को धारण नहीं कर सकती, दिए गए मिट्टी के अंतर्गत जल धारण, मिट्टी के कारण तो चिपके चिपके से पानी को रोक सके, तो गुरुजी जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उसके बाद में हाँ जी बैच पे ऑफर दे दो, ऑफर अब 1-2 दिन ही बचे हैं ऑफर के, लेना है तो ले लेना, नहीं तो मैं प्राइस तो वापस बढ़ा दूंगा, मेरे को कोई है नहीं, पैसे का तो लोड है नहीं, ठीक है। यूट्यूब से भी महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन ऐड बंद कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए, पैसे का नहीं है लालच, पैसे का लालच होता तो होता ना दूसरी यूट्यूब चैनल पे ऐड आते थे, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, तो पैसा तो मैं यूट्यूब से भी कमा सकता हूँ, बंद कर दिया, तुम डिस्टर्ब होते हो लाखों, तो लेना है तो ले लेना, 90% क्वेश्चन मिले, भरोसा हो तो ले लेना, नहीं तो कहीं और से लेना, पता चला कि एग्जाम होने के बाद में माइंड मैप पे आते तो फायदे में रहते हैं, इसलिए पहले अच्छी जगह पढ़ो। दिए गए में जो रेगिस्तानी मिट्टी है ना वो आपकी, हाँ रेगिस्तानी मिट्टी, तो रेगिस्तानी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। चलो रेगिस्तानी मिट्टी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, चलो प्रश्न पूछ लिया ना, 2025 के अंदर ही ऐसा प्रश्न पूछा है और रेगिस्तानी मिट्टी की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा है, थोड़ा इस बारे में देखो, ये ध्यान रखना इसकी विशेषताएं, मैं यहाँ पर आपको रेगिस्तानी मिट्टी की सारी विशेषताएं लिखना चाहता हूँ, एक एक करके लिखो। रेगिस्तानी मिट्टी की विशेषताएं, पश्चिमी भाग में राजस्थान के अंदर पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग, राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो पश्चिमी राजस्थान। अब एक प्रश्न ये आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है कि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है कि फास्फोरस ज्यादा है, कार्बनिक तत्व ज्यादा है, पता ही नहीं चलता है, तो भाई थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। ग्राम विकास अधिकारी का बैच कंप्लीट हो चुका है, बच्चे कह रहे हैं 8 जने मिलकर लाइव क्लास ले रहे तो अच्छी बात है, चलना चाहिए सिस्टम। ग्राम विकास अधिकारी के बैच किसको लेना है, तो पटवारी के बाद ले लेना, नवंबर पेपर है, आराम से पढ़ो, पूरी क्लास से पढ़िए, वहां पर सब अवेलेबल है, 1 साल तक बैच हमारे पास रहेगा। यहाँ कमेंट करो फटाफट, देखो इसमें कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम है, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम पाए जाते हैं रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर, ध्यान रख लेना। तो सर ज्यादा क्या पाया जाता है वो भी बता दो, तो इस रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर जो ज्यादा पाया जाता है वो आता है फास्फेट और कैल्शियम, फास्फेट एंड कैल्शियम। एक प्रश्न बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया था सिविल के अंदर कि रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर निम्न से कौन सा तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो कैल्शियम का ऑप्शन था उसमें, ये ध्यान रखना, ज्यादा पाया जाता है रेगिस्तानी मिट्टी में, कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखो इसके अंदर अनुपजाऊ होती है, पीएच है ज्यादा होता है, जैविक पदार्थ कम होता है, पीएच इसका होता है ज्यादा, और जो ह्यूमस या जैविक पदार्थों की बात करें तो जैविक पदार्थ इसके अंदर होते हैं कम, पीएच इसका ज्यादा है, जैविक पदार्थ है वो आपका कम होता है, और ये टोटली अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ, ये याद रख लेना। अब एग्जाम पास करना ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि नाइट्रोजन है वो कम है, कार्बनिक कम है, लेकिन फॉस्फेट और कैल्शियम ये बड़ी अच्छी विशेषता है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी प्रश्न आता है, इंडियन ज्योग्राफी में भी सीधा सीधा प्रश्न आता है, तो ये ध्यान रखना कि कैल्शियम रेगिस्तानी मिट्टी में ज्यादा होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे, ध्यान रखना। हम ऑप्शन के अंदर जलोढ़ भी दे रखा है, काली भी दे रखा है, तो थोड़ा पेशेंस रखना बेटा, कौन बताएगा तुम्हें। जलोढ़ के अंदर लिखो, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, इसमें किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी पूरी राजस्थान में पाई जाती है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वेस्टर्न राजस्थान जो नदियों वाला जो क्षेत्र है, नदी जो क्षेत्र होता है वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। पूरी राजस्थान के मैदान के अंदर अगर कोई मिट्टी है तो ये है, वैसे गंगा के मैदान में भी यही है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पूछे तो ये है रेगिस्तानी, है ना। सर्वाधिक एरिया अगर पूछे, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो अपनी ये मिट्टी हो जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ पूछे तो आपकी कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन ज्यादा। तो कमी किसकी होती है इसके अंदर, किसके अंदर, जलोढ़ मिट्टी के अंदर, तो कमी होती है आपके चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की, चूना, फास्फोरस
और ह्यूमस, ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ जो होते हैं ना, पत्तियां वगैरह, इसकी तो होती है कमी। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलो जलोढ़ मिट्टी भी तुम्हारे क्लियर हो गई, एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे आज के टाइम में थोड़ा तो पूछ लिए जाते हैं। नाइट्रोजन है वो जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा होता है, कार्बनिक पदार्थ है वो रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। एक और लिख लो लास्ट, जिसमें हम बात करें काली मिट्टी। काली मिट्टी राजस्थान की, हम उसकी काली मिट्टी की बात करें, थोड़ी विशेषता यहां देख लेते हैं, फिर राजनीतिक वर्गीकरण अगली क्लास के अंदर अगले प्रश्न में बता दूंगा, ठीक है। तो ये बारीक कण होते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा बारीक कण होते हैं, लावा मिट्टी भी जिसे कहते हैं, है ना, लावा मिट्टी भी कहते हैं जैसे, इसमें काफी बारीक कण होते हैं, ठीक है, काफी बारीक कण होते हैं। लावा मिट्टी स्वतः जुताई वाली होती है, सेल्फ प्लग्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ प्लग्ड सॉइल, तो स्वतः जुताई वाली। और इसको अगर गीला किया जाए ना, तो गीला होने पर ऐसा लगेगा एकदम मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी, मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी गीली होने पर, और सूखने पर एकदम दरारें आ जाएगी। रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। जैविक पदार्थ थोड़ा ध्यान रखना कम होते हैं, पोटाश और कैल्शियम ज्यादा होता है, पोटाश कैल्शियम ज्यादा, पोटाश कैल्शियम ये ज्यादा होता है। और कमी किस तत्व की पाई जाती है आपकी काली मिट्टी के अंदर, तो जैविक पदार्थ, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। जैविक पदार्थ, फॉस्फेट और नाइट्रोजन, इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लॉजिक कर लो बात, तो कमी किसकी है, ज्यादा नहीं मात्रा थोड़ी कम। हाँ, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी वगैरह, क्योंकि उधर वो लावा, वो जो पठारी जो क्षेत्र है उसकी आप कह सकते हो। जल धारण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर जल धारण क्षमता ज्यादा है इसकी, जल धारण क्षमता ज्यादा, जल धारण क्षमता ज्यादा है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, हाड़ौती पठार के अंदर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हम किसे इसे कहेंगे पठार, जो वहां ये ज्यादा पाई जाती है, कैल्शियम पोटास इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है जलोढ़ के अंदर। और रेगिस्तानी मिट्टी है तो कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रख लेना, अच्छे अच्छे प्रश्न थे, करवा दिए। राजस्थान के अंदर आपका बनीवाला की ढाणी, राजस्थान में बनीवाला की ढाणी जो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, बनीवाला की ढाणी ये निम्न में से कौन से खनिज भंडार के लिए जानी जाती है, बनीवाला की ढाणी, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, आपको बताना है। संगमरमर, मैंगनीज, लोहा और आपके तांबा, तो बनीवाला की ढाणी है वो आपके तांबा के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली के क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं, अरावली खनिज की पेटी में पाया जाता है। हम इसकी बात करें अरावली क्षेत्र की, तो अरावली के खनिज, ज्यादातर खनिज अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं, तांबा, लो अयस्क, शीशा जस्ता, एक तो हम बात करें तांबा हो गया, शीशा जस्ता हो गया, लोह अयस्क हो गया, और इसके साथ साथ आपका मैंगनीज, सोना, टंगस्टन, मैंगनीज, सोना, टंगस्टन। तो तांबे की बात हुई है, तो तांबे के क्षेत्र जो राजस्थान के अंदर ताम्र क्षेत्र है, ताम्र खनन क्षेत्र है, उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान का मैप सामने हो और फिर मजा आ जाए, एक एक चीज लिखवा दो गुरुजी। तो तांबा आज क्लियर कर लेते हैं, तांबा क्षेत्र राजस्थान के अंदर। सीधी सीधी खान के बारे में प्रश्न आएगा, बताओ ये खान किससे संबंधित है। तो पहला ही प्रश्न इसके संबंध लिख लो कि आपका झुंझुनू के अंदर कौन कौन से निक्षेप है, तांबे के झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर जो अकवाली निक्षेप है, उसके बाद लिखेगा अकवाली है, चांदमारी है, और इसके साथ साथ आपका कोलन की पहाड़ी और मदान कुदान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। हाँ जी, वनों की ढाणी या वन वाली एक ही बात है, यहां पर है ना, इसको अलग अलग नामों से पूछा पुकारा गया, दो तीन प्रश्न इसके पूछे गए पिछले। देखिए अकावाली इसके अंदर, अकावाली है झुंझुनू के अंदर, अकावाली के साथ साथ लिखो कोलन खेतड़ी चांदमारी, कोलन खेतड़ी चांदमारी। ये प्रश्न पूछा गया है कि चांदमारी खान है वो आपके किस खनिज से संबंधित हो जाती है, मदान कुदान है, ये भी याद रखो। ये सब आपके किससे है, झुंझुनू से संबंधित होता है। झुंझुनू के बाद में लिखिए शिकर में बनों की ढाणी, शिकर के अंदर आपके बनों की ढाणी या बनी वाली, ठीक है, ये बनों की ढाणी हो गया। अब बनने हैं, बने हैं, ये वो स्थानीय लोग ही जाने, क्योंकि किताबों में जो लिखा रहता है, अखबारों में जो आता है, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अजमेर में हनोतिया और शावर, एग्जाम में पूछा गया है अजमेर वाला, हनोतिया और शावर। हनोतिया वाला प्रश्न तो अभी आया था पेपर के अंदर, अभी जस्ट पूछा गया था, हनोतिया और शावर। ये अजमेर के सामने लिख लिया मैंने, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। खो दरीबा है वो अलवर के अंदर है, खो दरीबा मैप में सब दिखता है। खो दरीबा आपके कहां पर, अलवर का एक ताम्र क्षेत्र हो जाता है, ध्यान रखो। उदयपुर का है अंजनी सलूंबर, उदयपुर का अंजनी सलूंबर, अंजनी सलूंबर। और इसके साथ देखें तो चित्तौड़ में है भागेलबारी, भागेलबारी ये चित्तौड़ के अंदर, ये भी लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा ध्यान रखो। पुरदरीबा है वो भीलवाड़ा के अंदर है, पुरदरीबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भीलवाड़ा में। चलो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तांबे वाला वो बता देता हूं। जैसे अकवाली, ये पूछ लिया जाता है कि अकवाली निक्षेप है वो आपके कहां पर स्थित है या किससे संबंधित है, तांबे के है, सीधा प्रश्न आता है। कोलन खेतरी और चांदमारी भी पूछा जाता है, मदान कुदान भी पूछा जाता है। हनोतिया अभी जस्ट पूछा गया था पेपर के अंदर, ध्यान रख लेना। खो दरीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आता है, खो दरीबा अलवर का है। बनों की ढाणी सीकर वाला आ गया है पेपर पशुधन सहायक के अंदर। तो आपका जो है भीलवाड़ा का है, जो आपका पुरदरीबा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये तांबे के जो क्षेत्र है ये मोस्ट है। अब इसके अलावा तुम कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैन तो यही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, पशुधन सहायक के अंदर पूछा गया था बनीवाली का, बनीवाला की ढाणी, अच्छा प्रश्न था। पेपर कितना ही पढ़ लो, 30-40% सरल आएगा, 30-40% मीडियम, और लास्ट का 20-30% टफ से टफ, क्या डरना है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर निम्न में से कौन से क्षेत्र में जो आपका लिंग अनुपात सबसे अधिक है? अब ये लिंग अनुपात जो अभी पूछा गया था प्रश्न, जो लिंग अनुपात सबसे अधिक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात, तो ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है वहां पर लिंग अनुपात सबसे अधिक है। डूंगरपुर में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल व्याख्या कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर इसके अंदर सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, कुल लिंग अनुपात कितना है राजस्थान का? वैसे पहले हमने साक्षरता देखी और ग्रामीण देखा है ना, ग्रामीण और नगरीय वो देखा था। अब इसके साथ साथ इसको देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ, ये जो था ना ये प्रश्न 24, ये जो प्रश्न था यहाँ पर ग्रामीण और शहरी देखा था अपन ने, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी वाला तुम्हारा क्लियर हो गया, ग्रामीण और शहरी वाला क्लियर हो गया है। तो देखो व्याख्या देखो तुम कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या लिखी, इसमें टाइम लगता है, मजा भी आता है। जब पढ़ोगे ना इस किताब को, इस नोट्स को, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। अगला एक साल तुम बहुत यहाँ पढ़नी नहीं है, मदन सर की किताब देखी, क्लास देखी और इस पीडीएफ का प्रिंट आउट, बस राइट सेट है। तो भाई यहाँ जो प्रश्न 24वां जो है इसके बारे में देखेंगे। राजस्थान में 928 है लिंग अनुपात, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिंग अनुपात की, मतलब 1000 डाकी लोगों पे महिलाओं की संख्या। एक तरफ हम लिख लेंगे सर्वाधिक, एक तरफ हम लिख लेंगे न्यूनतम। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात और सबसे कम। अच्छा गुलशन तेरे गांव में है बनियाली की ढाणी, घनी चौकी बात है, तो लोकल नाम बता भाई। हाँ जी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 4th ग्रेड 1 महीना पड़ा, पटवारी और 2nd ग्रेड को फ्री करने दो, उसके बाद 4th ग्रेड कांस्टेबल पे आएंगे। मैं अकेला जीव हूं, है ना, ज्यादा उत्साह मत, वरना मैं मैराथन पे मैराथन दे दूंगा। फिर इधर आ जाओ, सर्वाधिक, हाँ मुझे लगता है अगले महीने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने ना, ऐसा लग रहा है। इत्तेफाक तो आज तक किसी कोचिंग के नहीं हुए, तो तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो इसलिए आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात की बात करें, डूंगरपुर राजसमंद, पाली प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़, ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा कि सबसे ज्यादा जो है आपका लिंगानुपात है वो कौन से जिले में? डूंगरपुर के अंदर है। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार 994, 990, 994, राजसमंद 990 और पाली की बात करें 987 और फिर है 983। अब सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो है धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। अब इनके अंदर सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर के अंदर है 846, 52, 61, 80, 846, 852, 861 और 880। ये ध्यान रखना। अब ये देखो 46, 52, 61, 80 और इधर ये सबसे ज्यादा, ये लिंगानुपात की बात है। साक्षरता करा दी, लिंगानुपात करा दी, आगे घनत्व वाला प्रश्न आ जाएगा इसी क्लास में, जनसंख्या वाला भी आ जाएगा। राजस्थान में टोटल सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। जब जनसंख्या टॉपिक से 90% क्वेश्चन इस क्लास से हो गए, फिर क्या पढ़ोगे? पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए, ए पीवाईक्यू देख लो तुरंत सिलेक्शन होए। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मतबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल एक गुलजार होता है। मरना पड़ता है, तपना पड़ता है। मेरे जैसे आदमी देखो सूरज नहीं देखता हूं कई बार, आज थोड़ा थोड़ा गोरा हो रहा हूं, उसके पीछे कारण यही है कि सूरज की रोशनी कम लेता हूं। हालांकि लेनी चाहिए, नुकसान है मुझे। पिछले 10 दिन से पटवारी का पेपर है 17 तारीख को, मैं पिछले 10 दिन से स्टूडियो में कैद हूं, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट बाहर जाता हूं। तुम लोग भी डेडिकेशन दिखाओ यार, तपो, थोड़ा तपो, बैठे रहा करो, जोर आवे थाना बैठे बैठा, जितना तपोगे उतना सुख पाओगे। सर्वाधिक डूंगरपुर, धौलपुर सबसे कम। ये क्वेश्चन क्लियर होता है, फिर आगे बढ़ो। राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित आपकी खोदरीबा, खोदरीबा जिनमें से कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? अभी जस्ट बात की थी। हाँ मेरी फीस सबसे न्यूनतम है और सबसे ज्यादा ट्यूशन मिलाता हूं, बच्चे जो कह रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू। पढ़ो बेटा, हाँ यहाँ लिखो, विटामिन डी लेनी पड़ती है बेटा, वो सब ध्यान है, तो ट्यूशन में फोकस करो। खोदरीबा है वो आपका तांबे का हो गया, खोदरीबा आपके तांबे का हो गया, सीधा सा प्रश्न है, हमने अभी इसके बारे में बात की थी। चलो तांबा क्लियर हो गया, तो टंगस्टन, चांदी और मैंगनीज देख ले। तुम्हारी इच्छा टंगस्टन, चांदी और मैंगनीज करवा देता हूं, मेरे क्या आज टंगस्टन, चांदी, मैंगनीज 1 मिनट लगेगा, बड़ा शानदार तरीके से करवा दूंगा। मैप लिया सामने, ओके गुरुजी। सबसे पहले ऊपर लिख लो जो बचा हुआ खनिज, ऑप्शन में कौन सा था? तांबा पीछे करा दिया था, और यहाँ चांदी, मैंगनीज और टंगस्टन करूंगा। लो था चांदी राजस्थान में कटे कटे मिले, बता दो। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो कहां आएगा? मैन खाने पड़ा देता हूं, दुनिया भर की 100 खाने पड़ी तुमने। धन्यवाद बेटा। चांदी के अंदर अलवर में गुड़ा किशोरी दास है, अलवर के अंदर है गुड़ा किशोरी दास। और सारी बैच में पटवारी के बाद वापस से मेरी क्लास जानी स्टार्ट हो जाएगी, अगले 1-2 दिन ऑफर है, बस पढ़ लेना एडमिशन। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, ये लो सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा चांदी मिलती है, चौथ का बरवाड़ा। उसके बाद में चांदी का हो गया भीलवाड़ा का रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा, रामपुरा और गुलाबपुरा आगुचा। किसके लिए? आपके चांदी के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से। सिंधेश्वर खुर्द और राजपुर दरीपा, सिंधेश्वर खुर्द और राजपुर दरीपा, यह प्रश्न करंट में था। सिंधेश्वर खुर्द और राजपुर दरीपा, राजपुर दरीपा, ये बात हम कर रहे हैं राजसमंद की। हेलो कर लो बात। सिंधेश्वर तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर चांदी के जो खुदाई का कार्य कहां स्टार्ट हुआ? सिंधेश्वर खुर्द में हुआ, राजसमंद जिले के अंदर, अभी करंट में सुर्खियों में था। ठीक है, रामपुरा गुलाबपुरा करवा दिया, यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है। जावर और देवारी है उदयपुर के,
देखो जावर और देबारी, ये उदयपुर। जिस कलर से मैंने बॉक्स बनाया उसी कलर के सामने पढ़ना। भीलवाड़ा है तो आपका रामपुर आगूचा हो गया, ठीक है, भीलवाड़ा। ये क्लियर हो गया। तो इसके साथ साथ एक और ऑप्शन में हम साथ में मैप लगा देते हैं, और चांदी के जस्ट पास में ही, अपने पास मैप की कोई कमी थोड़ी है, चांदी के जस्ट पास में, चलो आगे देख लेते हैं, क्योंकि इस मुझे 2 और खनिज करवाने हैं। ये परीक्षा के अंदर चांदी वाली मैन खाना है वो क्लियर होती है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, कोई आएगा ही नहीं। अब 2 और करवा देता हूं, मैंगनीज और टंगस्टन। मैंगनीज और टंगस्टन, पहले मैंगनीज को देख लेते हैं, ठीक है, और फिर टंगस्टन को देख लेंगे। और इसकी जो मैन खाने हैं, अभी रिसेंटली मैंगनीज और टंगस्टन थोड़ा ज्यादा पूछा गया है। पहले हम मैंगनीज को देखेंगे, राजस्थान के अंदर मैंगनीज की खाने कहां पर है, और राजस्थान के अंदर आपके टंगस्टन की खाने कहां पर है, ठीक है, टंगस्टन। तो मैंगनीज की बात करते हैं सबसे पहले, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंगनीज बांसवाड़ा का लीलवानी, काला खूंटा, तलवाड़ा, तलवाड़ा, लीलवानी। ये लीलवानी वाला तो बार बार आता है, ये क्या आपका काला खूंटा, ये ध्यान रखो, ये आपका मोस्ट है, ये दोनों मोस्ट है, ये सब बांसवाड़ा के हैं। और सीधा सा प्रश्न पूछते हैं, लीलवानी और काला खूंटा कौन से खनिज से संबंधित है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और नेगड़िया है वो आपके राजसमंद के अंदर है, नेगड़िया राजसमंद, 2 ही याद रखने बस, नेगड़िया राजसमंद। अब जो प्रश्न है दूसरा, टंगस्टन का राजस्थान के अंदर जो खाने हैं, टंगस्टन का बहुत बढ़िया, लिख लो, एक एक चीज मैं नोट करवा रहा हूं। टंगस्टन के अंदर डेगाना और रेवत की पहाड़ी, नागौर के अंदर डेगाना, रेवत पहाड़ी वाला भाई पूछा गया है, ठीक है, रेवत की पहाड़ी का टैग, तो मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लूं। अगला देखो, रेवत पहाड़ी नागौर होगी, तो अगला देखो सिरोही के अंदर वालदा और आबू रेवदार है। वालदा वाला प्रश्न अभी 1 महीने पहले परीक्षा में पूछा गया था, 1 महीने पहले प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, कर लो बात। आबू रेवदार और वालदा, आबू रेवदार और वालदा, वालदा अभी पूछा गया था, इसलिए इसको मैं टिक कर देता हूं। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ आपका पाली के अंदर नाना कराब है, ये भी इसका विशेष है। पाली के अंदर क्या है, नाना कराब, पाली के अंदर कर लो नाना कराब, नाना कराब, हेलो पाली नाना कराब है, आबू रेवदार वालदा, ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा कर लेना अच्छे से, ये क्लियर है भाई। वालदा पूछा गया था, रेवत की पहाड़ी पूछा गया था, काला खूंटा लीलवानी मैंगनीज का पूछा ही जाता है, और इधर ये चांदी वाले करवा दिए मैंने, अब रामपुर आगूचा गुलाबपुर आगूचा पूछे जाते हैं, सिंधे खुद करंट में शुरू में था। लो जी, मजा आया, आप पहले करवा दिया था, खनिज पूरे पढ़ा दिया, और क्या चाहिए। नाना कराब टंगस्टन है ना, आ गया जो अगला प्रश्न, पूरी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी जो पूरी राजस्थान में पाई जाती है, जलोढ़ है, ये एड्रेस बोर्ड ऐसी जलोढ़ लिखा था, तो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, जो पूरी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे, जलोढ़ है, कछारी है, दोमट है, इसके अनेक नाम है, इसे कछारी भी बोलेंगे, इसे दोमट भी बोलेंगे, ये इसके क्या है, उपनाम है, ये इसके उपनाम है, ठीक है। और इसके अंदर देखो जिले कौन कौन से हैं, तो चलो यहां पर मैप लगा देते हैं, जिलों में देख लो राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी कहां कहां पाई जाती है। राजस्थान के अंदर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी आपके मैदानी क्षेत्र के अंदर, मैदान को तुम अच्छे से जानते हो, भली बात ही जानते हो, जयपुर तिजारा वगैरह, ये दौसा वाला, जयपुर दौसा तिजारा खेरतल, खेरतल तिजारा नहीं होगा, बदरी नगर वगैरह, करौली धौलपुर सवाई माधोपुर टोंक है, भरतपुर है, अलवर है, और 3 नए जिले अपने डीग हो गया, बरतनी नगर हो गया, और कोटपुतली बैरोड हो गया, ये सब इसके अंदर सारे। हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी नदियों द्वारा बहाकर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी आपसे पूछे, यहाँ पर भी जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ यहाँ पर भी पाई जाती है, और पूरी राजस्थान है आपके इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर भी पाई जाती है। तो ज्योग्राफी कितनी मजेदार चीज है ना, बहुत मजा आता है पढ़ते हुए। आपने जलोढ़ की विशेषता तो पहले पढ़ ली थी कि भाई जलोढ़ के अंदर क्या क्या विशेषता थी, वो पहले पढ़ ली थी। अब जलोढ़ का जो राजनीतिक वर्गीकरण देख लिया, भौगोलिक वर्गीकरण पहले बताया था सारी चीजें। तो ये पूरी जो मैदान है और उत्तरी राजस्थान है, वहां अपनी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ है, वो आपकी किसकी मिट्टी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। अगले प्रश्न में आ जाओ, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं, बहुत ब्रेक हो रही है। अगले प्रश्न आ जाओ, सही तो चल रहा है, नहीं उकसाइए बेटा, मत उकसाइएगा, है ना, ऑनलाइन श्राप दे देता हूँ, ऑनलाइन आशीर्वाद दे देता हूँ, ध्यान रखना। लैब की क्लास 2 दिन बाद में लाओ बेटा, पटवारी ने तो विदा करने दे, अभी तेरे एग्जाम की डेट का पता नहीं है। पर्वतीय वन, माइंड मैप में कोई भी कोर्स लेते हो 2 से 3 महीने पहले बैच कंप्लीट करता हूँ, है ना, मजे के साथ पढ़ो, सिलेक्शन लो, बातें करने से कुछ नहीं होता, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया करो। पापा जी ने बोलो कि कम से कम 1000 रुपये तो खर्च करा दो, पापा से पैसे खर्च कराओ फुल सारे, ताकि कमा के फिर पापा ही मांगेंगे, ठीक है, मेरे पापा भी मांगते हैं, मेरे पर खर्च की तब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अगर पिताजी मजे करूंगा, मौज करोगे आप, गाड़ी दिलाऊंगा, मौज करोगे बुढ़ापे में, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट करो, आप तो एजुकेशन अच्छी होगी आपकी, तभी तो सुख भोगोगे। हाँ जी, माउंट आबू क्षेत्र हो गया, अभी जस्ट हमने और कितने प्रतिशत पे कौन से क्या पाए जाते हैं उन सब की बात की थी, तो माउंट आबू क्षेत्र में। चलो उष्ण कटिबंधीय जो पर्वतीय वन है, इनकी थोड़ी और एक बार से अच्छे से देख लेते हैं। इनके अंदर इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जो है आपके वन जो है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन भी इनको कहते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। आप सोचो, आप अंबानी को देते हो हर महीने 400 रुपए, देते हो नहीं देते हो,
तो पढ़ाई भी किया करो साथ साथ में, इसलिए मैंने बैच की फीस ज्यादा रखी नहीं है। उपोष्णकटिबंधीय जो पर्वतीय जो वन है, माउंटेन फॉरेस्ट है, उन्हें हम कहते हैं अर्धउष्णकटिबंधीय, इसका एक उपनाम हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्षों की अगर हम बात करें तो वो वृक्ष है वो आपके लिख लीजिएगा, आम, सागवान, जामुन। आम हो गया, सागवान हो गया, जामुन हो गया, इसके साथ साथ आपका बेल का वृक्ष है, सरिस का वृक्ष है, ठीक है, बेल वृक्ष, बेल और सरिस का वृक्ष हो गया। अब इन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की ऊंचाई जो हमने पहले देखी 1 किलोमीटर से लेकर के 1350, 1000 से लेकर के 1375 पड़ा था मीटर तक इसकी है वो आपकी ऊंचाई भी पाई जाती है। ये भी खास आपने याद कर लिया, ये भी साथ साथ में याद कर लीजिए। अगला पॉइंट जो ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट यहां पर लिखिएगा, अगला लिखिएगा सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उस वन के बारे में बताइए जो केवल और केवल आबू के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो केवल आबू लिखिएगा, केवल सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आबू के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल केवल वन एंड ओनली एक ही ऐसा स्थान है जो आबू का जो क्षेत्र है वहीं पर ही पाए जाएंगे, उसी जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं पाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसके वनों के संबंध में सारी विशेषताएं मैंने करवा दी है। आगे चले, और अगला प्रश्न खतरनाक होने वाला है, जरा अपनी पेटी बांध के बैठना चेयर की। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ना 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 ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब करूंगा, सारी चीजें करूंगा। बात करें पूर्व से पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम ज्यादा है जो कि 869 है, 869 है, 826 है, तो उत्तर दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण। दूसरा प्रश्न क्लियर होता है। तीसरा प्रश्न एग्जाम में अभी ये पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का अंतर कितना है, लो कर लो बात। अरे ये देखो, जीते की चाल, वाज की नजर और मदन सर के कंटेंट में कभी संदेह नहीं करते। इधर आ जाओ, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका जो अंतर पूछा गया था वो 43 किलोमीटर से, अंतर कितना है, 43 किलोमीटर से। अब प्रश्न तो अब आया है तगड़ा वाला, क्या प्रश्न है सर, विकर्णों की लंबाई पूछी जाती है कई बार। राजस्थान के अंदर विकर्ण की बात करें तो ये हो गया आपके नॉर्थ, तो ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये बेटा ईस्ट है। तो यहां हम बात करें, एक विकर्ण हो गया साउथ वेस्ट वाला, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व वाला जो विकर्ण है, एक है आपका साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट वाला विकर्ण है। विकर्ण समझते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, नहीं समझ में तो भी समझ ले आराम से, बहुत आसान है। तो ये जो विकर्ण है वो 850 है और ये 784 है। 850 है साउथ वेस्ट वाला, 850 है ये है आपका कितना, 850 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई होगी। इस प्रकार जब आप इसको हाड़ौती से वेस्टर्न राजस्थान की ओर मापोगे तब कितना होगा, 850 होगा। और इधर से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर मापोगे तो ये जो आपका लंबाई निकल के आएगी 784 किलोमीटर निकल के आएगी। कितनी आएगी, 784 किलोमीटर। और अभी अभी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि दोनों का, ये तो पूछ लिया गया, तो विकर्ण वाला भी पूछ लिया, लो कर लो बात। तो विकर्णों का जो अंतर है वो 66 किलोमीटर है, लिख लो नीचे, विकर्णों का अंतर। तो 850 में से माइनस कर दो 784, 784 माइनस कर दो, 784 माइनस किए तो विकर्णों का जो अंतर निकल कर आया वो गुरुजी कितना आया, 10 में से 6 गए पीछे रहे 6, और यहाँ 14 में से 8 गए पीछे रहे 6, तो 66 किलोमीटर है बेटा। कितना है, विकर्णों का अंतर 66 है, विकर्णों का अंतर 66 है। एक प्रश्न ये बन गया। 43 किलोमीटर जो लंबाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का अंतर है वो आ गया। तो मजा आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ पहले तो। अब मजा और आएगा तुम्हें, गुरुजी एक और भी प्रश्न आवे, कह रहे कृष्णा बेटा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो पॉइंट है वो पूछ लिया जाता है। इंडिया की हम बात करें तो सबसे उत्तर का जो इंडिया का जो बिंदु है वो तो है इंदिरा कॉल, साउथ में जाओ तो कन्याकुमारी, और मुख्य भूमि के अलावा पूछ ले तो आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट हो गया है। तो और पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करें तो पूर्व में हो गया जो आपका किबितु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम का करें तो गुजरात वाला। आप नींद आवे, सो जा बेटा, सो जा, पानी पी के सो जा। हाँ नींद आवे, सो जाओ। ढेर सारे बच्चे तो कमेंट पढ़े तुम लोगों के लिए है ही नहीं, नींद आओ उसको क्या पढ़ेंगे, सो जाओ मस्त। जब तक उठोगे ना कछुआ रेस जीत चुका होगा, कछुआ रेस जीत चुका होगा। तो बेटा यूं दिन में नींद ले तो किकर पार पड़ी, जवानी में तो नींद ले जाओ, मैं कोई नहीं सोऊंगा ढंग से। तो इंडिया के तो तुम्हें पता है, राजस्थान का भी पूछ ले, तो चलो राजस्थान का बिंदु हम सबसे ऊपर देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर, ये कहां पर है, चलो ये लिख लो। चलो इसको अगले मैप पे लिख देते, यहाँ खिचड़ी बन जाएगी और तुम फिर वो फोटोकॉपी निकलोगे तो साफ साफ दिखेगा नहीं, तुम्हारा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार, यानी कि इस तरह से राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश रेखा, और इस तरह से राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है खड़ी रेखा है, और अक्षांश विस्तार आड़ी रेखा है। अब एक चीज ये भी कह सकते हो, जैसे इंडिया के संदर्भ में पढ़ा ना वैसे, कि ये गुरुजी 869 है, और ये जो है वो उत्तर दक्षिण है वो 826 है, उत्तर दक्षिण वाली क्या है 826 है, और पूर्व पश्चिम वाली है वो कितनी है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम वो 869 है। क्यों, इसके पीछे कारण बताओ। सीधा सीधा कारण ये है, चाहे इंडिया के बारे में पूछे चाहे राजस्थान के बारे में पूछे, अगर तुम्हें पूछे कि ये जो दूरी है ना, ये जो राजस्थान की जो ये दूरी है ना पूर्व से पश्चिम वाली, ये ज्यादा आएगी, हमेशा आएगी 869 पड़ी हुई। क्यों, क्योंकि ये अक्षांश, भाई हम इनकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई होगी। देखो ध्यान रखना इस शब्द को, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है बेटा। तुम पढ़ते टाइम में सोचते नहीं हो, मैं एग्जाम पास कराने के लिए क्लास ले रहा हूं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये आपके किस पर आधारित है, अक्षांश पर। ठीक है, इधर देखिएगा आगे अभी बात करते हैं। इंडिया के संदर्भ में बताया ना मैंने कि देशांतर का जहां प्रभाव मिलेगा, यानी कि ये जो देशांतरीय प्रभाव है, यानी कि ये और ये जो दूरी है वो देशांतर से डिसाइड होगी। इस वजह से कम है क्योंकि देशांतर आप ध्रुव की ओर जाओगे तो देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाएगी, इस वजह से ये 43 किलोमीटर का अंतर है। क्या इससे पहले तुम्हें ये बात पता थी?
देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है, इस वजह से उत्तर और दक्षिण की दूरी कम है और पूर्व और पश्चिम की दूरी ज्यादा है। ये बातें तो किताबों में नहीं लिखी हुई मिलती गुरुजी में, तो ये बेटा बहुत गहरी बात है। अक्षांश देशांतर अगर ढंग से पढ़े हैं तो समझ में आएगा। चलो सबसे पहले राजस्थान का जो अक्षांशीय जो विस्तार है उसकी हम बात करें तो 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, ये हो गया आपका 23 डिग्री 03, इसे मिनट बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ये क्वेश्चन आगे आएगा तो व्याख्या नहीं करेंगे, बस यहां कर देते हैं व्याख्या। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इंडिया भी उत्तर में है और राजस्थान भी उत्तर में है तो अक्षांश हमेशा उत्तरी आएगा और देशांतर हमेशा पूर्व में आएगा। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था और कठिन प्रश्न पेपर माना जाता है वो, वहां ये पूछ लिया गया पूर्वी देशांतर की जगह वहां पूछ लिया गया पश्चिमी देशांतर। क्या पूछ लिया? पश्चिमी देशांतर, जबकि पश्चिमी देशांतर है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो ये तो आपका ये नॉर्थ हो गया बेटा, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो पश्चिमी देशांतर तो हो गई नहीं ना इंडिया के संदर्भ में ना राजस्थान के संदर्भ में। हम देश ये अक्षांश आपके हो गए उत्तरी अक्षांश होंगे, दोनों उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री से 3 मिनट, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री, मतलब ये 7 अक्षांश लगते हैं तब एक राजस्थान कंप्लीट होता है। देशांतर की हम बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है आपके गुणसूत्र 30 से 78 17 है। गुणसूत्र 30 से गुणसूत्र 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि राजस्थान और इंडिया दोनों ही पूर्वी गोलार्ध के अंदर है देशांतर के हिसाब से। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, गोलार्ध पूर्व वाला है तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, गुणसूत्र से लेकर 78 तक राजस्थान कंप्लीट होता है। और 0 डिग्री कहां से आया सर? लंदन इंग्लैंड से स्टार्ट होता है, वहां से आते आते अपना देशांतर कौन सा है? गुणसूत्र जैसलमेर का, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर कटरा, कटरा जैसलमेर सम, कटरा गांव सम तहसील, कटरा गांव सम तहसील, और ये है आपका कहां पर? जैसलमेर के अंदर, सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर के अंदर। अब सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो धौलपुर का सिलाना गांव है, 78 डिग्री कहां पर? 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर है वो आपका सिलाना गांव में पड़ता है। सिलाना गांव आपके धौलपुर के अंदर। तो धौलपुर, अब ये बताओ राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? कोई बच्चा कमेंट करेगा? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? और एक प्रश्न और खतरनाक वाला पूछूंगा, पहले इसका आंसर दो। तो ये सिलाना गांव हो गया। उसके बाद में बात करो बोरकुंड है आपका बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण बिंदु ये है आपका बोरकुंड में। बोरकुंड सबसे दक्षिण में पड़ता है राजस्थान के। बोरकुंड, कमेंट करो भाई, यूं नहीं छोड़ देना, कमेंट तो करना पड़ी। बोरकुंड बांसवाड़ा जो सबसे साउथ में है, जहां से 23 डिग्री 3 मिनट गुजरती है। बिल्कुल सूर्योदय यहां से होता है ना राजस्थान के अंदर। सबसे पहले जो तावड़ आवे सुबह सुबह सिलाना गांव धौलपुर वाला, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तो ये पूछा कि हमने, हाँ एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अभी बजे हैं डेढ़, कितने बजे हैं? 1:30 बजे हैं। जो पहले कमेंट करेगा उसकी सरकारी नौकरी पक्की है, बाकी सबकी भी लगेगी, लेकिन पहले जो आंसर देगा उसकी तो वो आईफोन लेके जाएगा मेरे से, क्योंकि मेरे से पढ़ रहा है, उसको सारी चीजें पता है। नहीं यूट्यूब वालों के लिए आईफोन नहीं, यूट्यूब के लिए बढ़िया प्रशस्ति पत्र होगा, एक मोमेंट होगा, बढ़िया सम्मानित करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐप के अंदर पढ़ने वाले बच्चे के लिए आईफोन तो है। कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर सिलाना गांव जो है वहां से लेकर के वहां अगर 1:30 बजे है, वहां 1:30 बजे है, तो एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग आपके कटरा गांव में कितना बजेगा? अगर यहाँ 1:30 बजे है तो यहाँ कितने बजा होगा? अभी कमेंट करो फटाफट। प्रशांत बहुत बढ़िया, शाबाश। अमित बताओ बताओ बेटा। सोनू कितने डिग्री का अंतर आया? अंतर जो आया है वो आपके 9 लगभग 9 डिग्री का है, और 9 गुणा 4, 4 9 36, तो कितना बजा होगा? 1:30 की बजाय भाई यहाँ पर 1:30 बजे है तो जो यहाँ पर जो टाइम होगा वो यहाँ पर 1:30 बजे है एग्जैक्ट, लेकिन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 36 मिनट का है। कितना है? 36 मिनट का है। तो एक देशांतर को पार करने में 2:06 बहुत बढ़िया, शाबाश। और आज के टाइम में ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं, ला एक जरा तो बता दे, 2 6 8 सेकंड, थारा पल्ला है। मजा आया ना? अच्छा लगा? तो ये देशांतर, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो एक देशांतर पार होता है तो 4 मिनट का अंतर, ठीक है। तो इतने देशांतर का गुणा कर लो, तो वो अक्षांश से नहीं होता है। अक्षांश से तो ये जलवायु वगैरह वो हो गई। देशांतर से क्या होता है कि वो समय का निर्धारण होता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर जो ब्रिटेन से गुजरती है उससे समय का निर्धारण है। 0 डिग्री से बाद में गुणसूत्र आया तो जैसलमेर आ गया, 78 आ गया, तो अपना ये आ गया, वो इंडिया वाला भी आगे, ठीक है, 97 पे। तो चलो आगे और देखेंगे। ये याद रखो, सबसे उत्तरी बिंदु की बात है कोना गांव, श्री गंगानगर, ये है आपके कोना गांव, कोना गांव गंगानगर। और ये बोरकुंड हो गया, सिलाना हो गया, जैसलमेर का कटरा हो गया। कटरा से सिलाना SKKB, SKKB। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख लिया करो, माइंड मैप बना दिया करो। अपने चैनल का नाम ही माइंड मैप इसलिए है कि ये पढ़ने का एक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक ट्रिक होती है जिसमें हम शॉर्ट में चीजों को दिमाग में सेट करते हैं, उसे माइंड मैप कहते हैं। इसलिए अपने चैनल का नाम अपने विजय सर ने रखा कि भाई माइंड मैप रख देते हैं, है ना। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि कैसे पढ़ना होता है। तो सिलाना गांव, तो कटरा, सिलाना, कोना, बोरकुंड, ये शॉर्ट ट्रिक है, माइंड मैप सेट करो दिमाग में। और ये क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेईएन सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा पेपर हुआ था 11 फरवरी को, भी उसमें पूछा था निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपकी लुणी नदी के संबंधित नहीं है? लुणी नदी से संबंधित दिए गए में से कौन सा नहीं है? अजमेर है, चुरू है, सिरोही है और पाली है। वही आपके शुष्क और अर्ध शुष्क, राजस्थान का शुष्क भौतिक प्रदेश, शुष्क रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, और एक है आपका अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र, इसे 4 भागों में बांटा गया है। अब इसके अंदर 4 भाग आते हैं। एक तो आपका घग्गर बेसिन है, घग्गर है, शेखावटी वाला क्षेत्र है,
और एक आता है आपका नागौरी उच्च भूमि आता है, और एक जो चौथा वाला है यहाँ पूछा है लूणी नदी का क्षेत्र, लूणी या गोंडवान बेसिन। तो यहाँ पर जो है चूरू क्षेत्र है तो ये शेखावाटी के अंदर आएगा, चूरू वगैरह इसके अंदर आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के दो भाग है, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। जहां रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप, दोनों लिख लेता हूं मैं, बालू का स्तूप में सीधी सी बात है, पश्चिमी राजस्थान को हम दो भागों में इस प्रकार से बांटते हैं कि ये तो हो गया आपका बालू का स्तूप युक्त जहां रेत के टीले पाए जाते हैं, और एक है बालू का स्तूप मुक्त जहां पर सैंड ड्यून्स फ्री एरिया है, जो त्रिकोण बनाता है जैसलमेर फलोदी वगैरह वहां से लेकर के। और मैंने जो बात अभी की है ना, इसको समझने के लिए आपको जो है इस प्रकार से मैप का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत आसानी से सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पोथी पढ़ जग मुआ, है ना। ये जो है ना, इनकी बात करें, ये जो पहला क्षेत्र है और ये दूसरा क्षेत्र है, इसको चार भागों में बांटा है अपन ने। पहला है आपका घग्गर बेसिन हो गया, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश हो गया, यहाँ वाला है ना, शेखावाटी हो गया, फिर नागौरी उच्च भूमि हो गया, फिर लूणी वाला हो गया। 1 2 3 4। तो इसमें चूरू नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, चूरू वाला नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसमें पाली बाड़मेर जालोर जोधपुर आता है, पाली बाड़मेर जालोर और जोधपुर आता है। और जो नागौरी उच्च भूमि है तो वो तो नागौर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। नेहड़ लूणी बेसिन में, देखो नेहड़ लूणी बेसिन में सांचौर के लवणी है ना, सांचौर के अंदर लवणीय क्षेत्र है, नेहड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, इन क्षेत्रों में लिखो नेहड़, एक शब्दावली आती है नेहड़, लवणीय क्षेत्र, सांचौर का लवणीय क्षेत्र, जालोर के अंदर सांचौर का लवणीय क्षेत्र, ठीक है, उसे नेहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेहड़ बोलते हैं। ये शब्दावली भी इनके समझ में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश में। बहुत बढ़िया, गणितों की बात है। लाइब्रेरी में चार लोग, अच्छा नागौर में बिल्कुल चूरू में नदी है ही नहीं। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के बीच में थोड़ा ऊंचा वाला भाग है, तो नागौरी उच्च भूमि हो गया, और उधर शेखावाटी फिर घग्गर है। तो ये क्या है कि राजस्थान का एक तो शुष्क क्षेत्र हो गया, है ना बेटा। ये सीधी सी बात है कि शुष्क क्षेत्र की बात है। तो ये शुष्क क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल है, उसके दो भाग हैं, आगे और भी बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट बता दिया मैंने, इस शुष्क क्षेत्र के दो भाग है। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, दोनों के दो, इसके दो है, इसके चार भाग है। तो यही पूछा था कि लूणी में कौन सा नहीं है, तो लूणी के अंदर आपका चूरू नहीं है, बाकी हो जाएगा। घग्गर में उत्तर वाला हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान नॉर्थ वाला, ठीक है, नॉर्थ हनुमानगढ़ गंगानगर वाला। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान इनमें से किस नदी से बना है, तो ये घग्गर से बना है। एक प्रश्न बड़ा अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कमेंट करो फटाफट, आंसर करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो मैदान है वो आपका घग्गर नदी का क्षेत्र, यहाँ घाघर बोर्ड ने लिखा था, मैंने नहीं है ना, वो कई बार एग्जाम ऐसे भी लिखा था घाघर को, घग्गर यहाँ पर इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। घग्गर क्षेत्र प्राचीन सरस्वती जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है ना, इसी का नाम क्या है, प्राचीन सरस्वती नदी, इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख, अब ऋग्वेद का देखो कितना पुराना है बेटा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से 3 से 3500 साल पहले उस टाइम इसका भी उल्लेख मिलता है, नाम हमें पता चलता है। हम बात करें हैं घग्गर नदी की, तो सबसे पहले हमने घग्गर की बात की, तो घग्गर के बारे में लिख लो। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मृत नदी, नक नदी, है ना, कई सारे उपनाम है। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम है इसका। एक प्रश्न अभी पूछा गया था कि घग्गर नदी कहां पर लुप्त हो जाती है, कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर बता दो फटाफट, क्विक। हिमाचल प्रदेश, घग्गर नदी किस स्थान पर जाकर लुप्त हो जाती है, फर्स्ट ग्रेड में 1-1.5 महीने पहले पूछा गया था। उद्गम, तो ये निकलती कहां से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से बाहर से आती है, शिवालिक पहाड़ी से, और टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। टिब्बी, जो आपका टिब्बी स्थान, टिब्बी तहसील तलवाड़ा, टिब्बी एक तलवाड़ा आपका बांसवाड़ा में भी है, टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश, हनुमानगढ़ से प्रवेश। वैसे बारिश वगैरह अच्छी हो जाए तो पानी ये इसका फोर्ट अब्बास तक भी जाता है, पाकिस्तान के पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर को बटे ले जा रहे। हाँ, ये जो कभी आती वहां से है, लेकिन तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, बिल्कुल लिखेगा। टिब्बी यहां पर ये प्रवेश करती है, टिब्बी से। अब बटनेर के मैदान में लुप्त हो जाती है, लिखेगा कम बारिश की वजह से बटनेर के मैदान में लुप्त हो जाती है। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में, कि घग्गर नदी निम्न में से किस स्थान पर लुप्त हो जाती है, तो ये भी याद रखिए। और वैसे थोड़ा सा इसका फ्लो वगैरह बहाव वगैरह अच्छा रहे तो ये कहां तक चली जाती है, ये चली जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है, ठीक है। और वैसे सामान्य स्थिति में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी रहे तो सामान्य स्थिति में फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। फोर्ट अब्बास नाम का फोर्ट है उनके पास, के किले है ना, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी जाती है, लेकिन आपके बटनेर के मैदान में लुप्त हो जाती है। ये बढ़िया वाला प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा गया था, इसको याद रख लेना। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़ इसका बहाव क्षेत्र हो गया। वैसे हनुमानगढ़ भी रुक जाती है कई बार, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में। अब इसके कई सारे उपनाम हैं जो पूछे जाते हैं। मृत नदी, मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, इसी को ही कहते हैं, पुरानी प्राचीन सरस्वती नदी इसी को ही कहते हैं, इसी को ही द्रुष्वती नदी कहते हैं, द्रुष्वती या द्रुष्वती,
नदी, मृत नदी, नट नदी, कालीबंगा जिसके किनारे विकसित हुई थी कभी। नाली या पाट, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो नाम है नाली या पाट कहते हैं, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं, नाली या पाट। इंडिया के संदर्भ में भी पाट मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको कराया था, पाट नदी का जो बहाव क्षेत्र है। तो यहां पर यह प्रश्न याद रखना कि हनुमानगढ़ के अंदर, उत्तरी जिले हनुमानगढ़ में घग्गर का बहाव क्षेत्र, घग्गर का बहाव क्षेत्र जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर, इसको नाली या पाट, मृत नदी, ठीक है, ओके। काठी या बग्गी क्या होता है, एक और शब्दावली लिख लो, काठी या बग्गी, काठी या बग्गी की बात करें, घग्गर बेसिन की चिकनी उपजाऊ मिट्टी, घग्गर बेसिन में, घग्गर बेसिन की उपजाऊ और चिकनी मिट्टी। आप सभी को पता है कि जब नदी आती है तो चिकनी मिट्टी लेके आती है, बारीक बारीक कण लाती है, और उन वो जब बारीक कण, उन बारीक कणों का जब यहाँ पर जमा होता है तो वो अच्छी वाली मिट्टी बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। नाली पाट हो गया, बग्गी हो गया, ये हो गया, कहां लुप्त होती है वो बता दिया, कहां से आती है, शिवालिक पहाड़ियों वगैरह से, प्राचीन नाम वगैरह हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी भेड़ को आप देसी नस्ल कहोगे? धन्यवाद सुरेश, कांता, सोनल, रमेश, नीलेश, शाबाश, भगवान आपको 110 साल उम्र दे। क्यों, तुम्हारे पोतों को भी पढ़ाना है मुझे ना, चलो ठीक है। शुरुआती 50-60 क्वेश्चन में बहुत व्याख्या करूंगा, फिर लिमिटेड व्याख्या है, फटाफट चलूंगा, फटाफट उतना भी नहीं जितना, लेकिन इनसे ज्यादा समझा करो। ऐसी डिटेल व्याख्या तो कभी, तो मुझे पर्सनली जब मैं पीडीएफ देखता हूँ वापस से, मैं आज वो हिस्ट्रिकल से वाली भेजी तो मैंने कहा यार मैंने इतनी व्याख्या करके दी बच्चों को, बहुत मजा आता है जब सारा कुछ इसमें लिख करके तुम्हें दिया जाता है, तो आनंद ही आनंद है ना। ये वास्तविक पढ़ाई होती है, बाकी तो अब तक मैं 100-200 भी करता तो कोई मतलब नहीं था। इस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है? चोकला, बिल्कुल बढ़िया, तुम्हारी तैयारी गजब की है, मैं खुश हूं। मोगेम्बो, खुश हुआ, तुम्हारी तैयारी बड़ी है, बड़ी अच्छी है। यहां पर पूछा गया है कि भारत की मैरिनो भी इसे कहते हैं, या याद रखना चोकला नस्ल की बात करें, भारत की मैरिनो है, झुंझुनू, शिकर और बीकानेर के अंदर पाई जाती है। झुंझुनू, झुंझुनू हो गया, शेकर हो गया, बीकानेर में पाई जाती है चोकला, और भारत की मैरिनो कहते हैं इसे। बहुत प्यारा प्रश्न है, भारत की मैरिनो, क्योंकि ऊन बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, इस वजह से भारत की मैरिनो कहेंगे। चोकला यहां पाई जाती है, चोकला के बारे में बता दिया। अब कुछ जो हम यहां पर बात करें, भेड़ की देसी नस्ल तो ये होगी, भेड़ की प्रमुख नस्ल है, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। तो हाँ भाई, मैप लगा जाए, मैप से मजा आता है वो कहीं नहीं आता है। देखो देखो, भेड़ की नस्ल है, ज्योग्राफी तो मैप माती चला भाई, और मैप से तो दिमाग के अंदर ऐसा माइंड मैप बनता है, कुछ ही मत। हम यहाँ बात करें भेड़ की नस्लों के अंदर, जैसे सबसे पहले हम बात करें मालपुरी की, मालपुरी, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, मालपुरी, मालपुरी जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, यहां पर पाई जाती है मालपुरी। और मालपुरी के बारे में बात करें तो ये जो आपकी है, गलीचा बनाने के लिए मोटी ऊन होती है, इसकी गलीचा बनाने में काम आती है, मोटी ऊन, काफी मोटी ऊन होती है, गलीचा निर्माण में काम आती है, इससे गलीचे बनते हैं, टोंक वगैरह के बड़े फेमस है। तो ये 3 जिले इसमें याद कर देना। उसके बाद सोनारी है, जो लंबे कानों वाली होती है, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में सोनारी, सोनारी लंबे कानों वाली, लंबे कान होते हैं सोनारी के, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर, हाँ उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर। तो जिसके लंबे कान है वह है सोनारी, और सोनारी पाव है साउथ में, ठीक है। तीसरा देखिएगा, नाली जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, घग्गर क्षेत्र के अंदर, आपसे पूछ रहे हैं घग्गर क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है भेड़ की, नाली है वो आपके घग्गर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो घग्गर यहीं पर रहती है, इस वजह से इसके साथ याद कर लीजिएगा। पुंगल बीकानेर में, मगरा भी बीकानेर में, तो बीकानेर क्षेत्र के अंदर हो गई आपकी मगरा और एक हो गई पुंगल। अब एक चीज बताओ कि मैं आपको मजा आया नहीं आया? मैं आपको सारी चीज एकदम मनपसंद चीज साथ याद हुई, ठीक है। हाँ, इसे चनोतर भी कहते हैं, बहुत बढ़िया, चनोतर। अब देखो नेक्स्ट जो नस्ल है उसके अंदर मारवाड़ी की बात करें, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में जो पाई जाने वाली जो नस्ल है, हाँ जी, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, मारवाड़ी, मारवाड़ी सर्वाधिक संख्या राजस्थान के अंदर किसी भेड़ की है तो सर्वाधिक संख्या इसकी है मारवाड़ी की, सबसे ज्यादा संख्या में। मारवाड़ मैन एरिया यहाँ पर जो आपका थोड़ा और आगे ले सकते हैं, क्या कोई नहीं, मारवाड़ी सबसे ज्यादा। खैरी, जैसलमेरी है ना, खैरी और जैसलमेरी, एक और नस्ल लिख लीजिए आपके, खैरी और एक है आपके जैसलमेरी। तो ये थोड़ा हाईलाइटर अपने पास में रखना तुम लोग, है ना, लागे को नहीं, लागे कहीं को नहीं, वो हाईलाइटर रहेगा वो ग्रीन वाला, एक तो और ले लिया करो, और तो नहीं एक और है वो जो एक ऑरेंज रेड कलर वाला, तो दो हाईलाइटर रखिए करो अपने पास में, है ना, ऑरेंज रेड कलर, जैसे एक तो है एक ऑरेंज वाला, एक वो एक वो, दो कलर रखा करो। पहली रीडिंग के अंदर ना एक कलर यूज किया करो, पहली रीडिंग के अंदर एक कलर यूज किया करो, बहुत कम अंडरलाइन करना है, इसका प्रिंट आउट निकालो, तो उसे मैन चीज को, मैन चीज को इससे हाईलाइट कर देना, फिर इसको छोड़ देना, इसको साइड में रख देना। सेकंड टाइम जब ज्यादा हाईलाइट करना हो उसमें दूसरे कलर से पढ़ना, तो दो कलर यूज करना ताकि तुम्हें कीवर्ड दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। हाँ समझा करो, पढ़ने का तरीका होता है, लास्ट नहीं करना, 20 रुपये रहे नहीं वैकेंसी 20 रुपये मैंने कह दिया, मैंने तो बहुत बच गई है, ठीक है। जरूरतमंद होगा तो नहीं हो तो हर कोई मांगना स्टार्ट कर दे, भाई पड़ मारे, ठीक है। कई बार वास्तविक बच्चे भी आते हैं मेरे पास में, तो
वास्तविक रूप से कई बार होता है, ट्रेजेडी हो जाती है बच्चों के, लाखों बच्चे हैं, उसमें से कुछ एक बच्चे आ जाते हैं मेरे पास में, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उनके बाद, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, है ना। तो ये ध्यान रख लो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बता दी, इसमें एक बार वापस रिवीजन बहुत बड़ी बात है, वरना पान सड़े घोड़ा अड़ जाएंगे। पान सड़े घोड़ा अड़ा विद्या बिसरी जाए, मालपुरी हो गई, उसके बाद नाली हो गई, मगरा और पुंगल हो गई, और इस प्रकार से आपकी मारवाड़ी हो गई, खैरी और जैसलमेरी हो गई, ठीक है, और उसके साथ साथ सोनाड़ी हो गई, या चनौतर जिसे कहते हैं। एक अगला लिखो आपका परेरा पत्थर। परेरा पत्थर से निर्मित बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे है? परेरा पत्थर से बना हुआ बादल महल। बादल महल अपने कहां पर है? नागौर के भी फेमस है, बीकानेर भी फेमस है, डूंगरपुर के भी फेमस है। बादल महल आसमान से बातें ऊंचे करते हुए जो बादल ऊंचे पे जो महल है उसे बादल महल कहा गया राजस्थान के अंदर। तो ये आपके गैप सागर कहां पर? अपने डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर के अंदर आपके बादल महल जो परेरा पत्थर से बने हुए यहां पर देखने को मिलते हैं। कृत्रिम झील है जो आपके महारावल गोपाल ने 1428 में बनाई थी, 1428 में, और डूंगरपुर के राजाओं को कहा गया महारावल, और महारावल गोपाल द्वारा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल, विश्व धरोहर सूची के अंदर केवलादेव को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था बताओ? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची के अंदर केवलादेव को 1985 के अंदर, और वो भी कैसी? अमूर्त विरासत के अंदर, है ना, प्राकृतिक अमूर्त विरासत के रूप में 1985 के अंदर शामिल किया गया। और इसे शामिल किया गया आपके अमूर्त विरासत के अंदर, अमूर्त विरासत में 1985 में केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो इस सूची में शामिल होता है। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तीनों राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूं। अब बारी है राष्ट्रीय उद्यान की, है ना, अब बारी है राष्ट्रीय उद्यान की। हालांकि पेज ज्यादा हो रहा है, सेव करने में मुझे जोर आएगा, क्या लोग तो पढ़ने सो जाओगे। मैं पूरी रात जगह था पिछली बार हिस्ट्री कल्चर की क्लास में, कसम से बता रहा हूँ, है ना, ये विद्या सामने है। उस क्लास को करवाया तो पीडीएफ सेव नहीं हुई थी बार। तो बेटा 24 में से 20-22 घंटे मेरे ऐसे ही चले गए थे। 6 बजे उठा हुआ, दूसरे दिन 5 बजे सोया मैं जाकर के। तो नहीं, अगर पीडीएफ नहीं दूं तो लाखों बच्चे, और फिर वो कहते हैं कुछ ना कुछ ब्लेम करते हैं मेरे को कि सर आप तो पीडीएफ नहीं देते हो। बहुत मेहनत लगी थी, वो फिर भी 100 पेज सेव नहीं हुए थे। इस वजह से तुम्हारी जो पिछली पीडीएफ है वो लेट आई थी, ठीक है। आज कोशिश करूंगा टुकड़ा में करूं, लेकिन फिर भी लाइव देख लो, क्या पता कुछ हो ना हो, दिक्कत ना हो जाए। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या राजस्थान के अंदर कितनी है? 3 है। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपका जैसलमेर वाला है तो राष्ट्रीय उद्यान है, वो राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं, राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। पहला हम बात करें रणथंभौर सवाई माधोपुर की बात करते हैं। पहला लिखेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। और देखते ही सामने मैप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों का घर जिसे हम कहते हैं, और इसे 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये आपके क्या है? बाघों का घर, बाघों की शरणस्थली, लॉयंस बाघों का घर के नाम से जाना जाता है, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। 1955 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। 1955 के अंदर ये अभयारण्य था, और बाद में इसे वापस से 80 के अंदर इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। अगर आप चर्चित मछली की बात करें, बागिन जो मछली या T16 है वो यही इसी से संबंधित है। T16 या हम जिसे बात करें मछली बागिन वो इसी से संबंधित है, ठीक है, ओके। और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला तो आपका रणथंभौर हो गया, फिर केवलादेव की बात कर लेते हैं। भरतपुर ये जस्ट पास में है, तो इसे 1981 में राजस्थान का सेकंड राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था भरतपुर के अंदर, और वो है आपका सेकंड वाला केवलादेव। अब केवलादेव की एग्जैक्ट डेट याद कर लो कि 1981 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। 80 के जस्ट बाद में ऊपर चलो। मछली मर गई बेटा, मछली यहाँ की फेमस बागिन थी जिसकी अभी डेथ हो चुकी है। ये केवलादेव की बात करें तो आपका 1981 के अंदर, और आप सभी को पता है कि पक्षियों की शरणस्थली, पक्षियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहेंगे। और सलीम अली जो बहुत बड़े पक्षियों के ऊपर रिसर्च करने वाले थे, सलीम अली ने यहाँ पर खूब सारा काम किया था। सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली बहुत बड़े पक्षीविद हुए हैं, पक्षियों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, उनकी कर्मस्थल ये रहा है, और पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? पक्षियों का स्वर्ग। और सलीम अली की हाँ लिखो, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली की कर्मस्थली। सलीम अली बहुत बड़ा नाम है, सलीम अली की कर्मस्थली है। पक्षियों के ऊपर रिसर्च किए थे इन्होंने खूब सारे। इन्हें कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके लिए नेशनल पार्क का भी नाम रखा गया है। सेकंड ये हो गया। तीसरा नेशनल पार्क आपका 2012 के अंदर मुकुंदरा हिल्स को घोषित किया गया था, कोटा और चित्तौड़ के अंदर। देखो कोटा चित्तौड़, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, कोटा और चित्तौड़ ये रहा। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ये टाइगर प्रोजेक्ट है, और ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार ज्यादा जिलों में है। अभयारण्य जो नेशनल पार्क है उसका विस्तार है वो कम जिलों में। ये मैं ऐप में पढ़ाता हूं तो मैं सारी चीजें क्लियर करके बताता हूं। इसके ऊपर 1.5-2 घंटे क्लास चलती है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आता है वो याद रखिए। मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा चित्तौड़ के अंदर, थर्ड मुकुंदरा हिल्स है जो आपके कोटा चित्तौड़ के अंदर है। अब ये जो जवाहर सागर और दर्रा वगैरह जो अभयारण्य थे पहले के, उनको मिला करके बनाया गया था दर्रा अभयारण्य। इसका पुराना नाम है, जवाहर सागर और दर्रा को मिला करके बनाया गया था। पुराना नाम दर्रा अभयारण्य, पुराना नाम दर्रा अभयारण्य। जवाहर सागर और दर्रा को मिला करके बनाया गया। जवाहर सागर अभयारण्य प्लस दर्रा, इनको मिलाकर के बनाया गया आपका मुकुंदरा हिल्स बनाया गया, ठीक है। ये भी याद रखो। गागरोनी तोतों के लिए बड़ा फेमस है ये। गागरोनी तोतों की क्या विशेषता है बताओ तो? गागरोनी तोते यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं, मनुष्य की हूबहू नकल कर लेते हैं। तो एक मुकुंदरा हिल्स हो गया, दूसरा हो गया पहला ये रणथंभौर, फिर केवलादेव, और फिर हो गया मुकुंदरा हिल्स। तो आपके मामला सेट है पूरा। मैं आपके थ्रू सारी चीजें बता दी, है ना। आनंद आ गया, और आगे बढ़ो।
निम्नलिखित में से कौन सा आपका मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है? डेजर्टिफिकेशन जो है या जो मरुस्थल फैल रहा है, मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। मरुस्थलीकरण के प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा प्यारा प्रश्न एग्जाम में आता है। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको बताओ। और एक यहां पर कह रहे हैं कि मरुस्थलीकरण रोकने का एक उपाय दिए गए में से नहीं है। कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का एक उपाय दिए गए में से कौन सा नहीं है? बताओ। रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। शाबाश, इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च। यहां पर दिए गए ऑप्शन में मरुस्थलीकरण, जल और मिट्टी संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्म की कटाई पर प्रतिबंध। जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए जो पौधों की किस्म है उनकी कटाई पर रोकथाम होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। कटाई की रोकथाम तो होनी चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा। जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या कह रहा है? जल की हानि से बचने के लिए जो रेगिस्तानी मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। उल्टी बात कर ली, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ही क्या है? उसका नहीं आंसर है, सटीक आंसर है। और हरित पट्टी द्वारा पूरी राजस्थान में हरित पट्टी मतलब पेड़ों को रोपना। इसलिए स्थानीय वृक्ष किस्मों को व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के द्वारा स्थानीय वृक्ष किस्म जो आपके लोकल लेवल पे जो पेड़ है उनको आप लगाएं, उससे भी इसको आप कम कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें। कुछ अन्य उपाय की भी बात कर लेता हूं। आज के टाइम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही पूछा जाने लग गया है ना कि मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय बताइए। पहला लिखिएगा वन उन्मूलन पर नियंत्रण, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई पर नियंत्रण, वनोन्मूलन यानी कि कटाई पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। सिंचाई के अंदर थोड़ी फुवारा सिंचाई वगैरह, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, फुवारा सिंचाई का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ बात करें अन्य, तो सिंचाई साधनों का थोड़ा विकास करें। खेती सिंचाई साधनों का विकास, हाँ जी, सिंचाई साधनों का विकास करें। और इसके साथ देखें तो वायुरोधी वृक्षारोपण की पट्टी लगाएं, वायुरोधी पेड़ों की पट्टी लगाएं। उससे क्या है कि रेगिस्तान का आगे प्रसार नहीं होगा। पशुओं की चराई को कंट्रोल करें। पशु स्पेशली बात करें तो जैसे कि बकरी वगैरह है ना, जिनके तीखे खुर होते हैं, वो बेटे क्या करते हैं कि जो जमीन होती है ना उसके छोटी छोटी वनस्पति को भी खा जाते हैं। और जब जमीन नंगी हो गई तो फिर ऊपर की जो सॉइल जो सबसे उपयोगी होती है कुछ सेंटीमीटर तक वो उड़ जाएगी। तो ये जो है ना, ये जो भेड़ बकरी आने कंट्रोल करो। पशु चराई पर नियंत्रण, विशेष रूप से भेड़ बकरी की चराई पर कंट्रोल करो। शुष्क खेती पद्धति, शुष्क क्षेत्र में कृषि पद्धति को प्रोत्साहन देवे। और इसके साथ साथ है ना, ये सारी चीजें आप जब करोगे तो आपके और रेगिस्तान का प्रसार है उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च, इसे कहते हैं रेगिस्तान का प्रसार। रेगिस्तान का प्रसार, हाँ, हमसे ना वीडियो है, हमसे ना वीडियो कह दो अधीनस्थ बोर्ड को और आरपीएससी को कह दो, हाँ, गामड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना वीडियो। एक एक चीज याद करो, जिंदगी में एक जवानी के अंदर जिया करो, बुढ़ापे वाला सीरियसनेस मत लाया करो। पढ़ो, मजे से पढ़ो, पेपर में बैठ के आओ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई करो यार। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने ऐसे दो कि तुमसे अच्छा कोई पढ़ ही ना पाए। यहाँ देखो कि हमने अन्य उपाय में वनों की कटाई को रोकना है, फव्वारा पद्धति है, सिंचाई यानी पानी का विकास, वो पानी सिंचाई के साधन आए और उससे भी खेती होगी, वायुरोधी पेड़ वगैरह, पशु चराई कंट्रोल वगैरह, ये बहुत सारे उपाय। इसके अलावा भी मैंने और भी उपाय, हरित पट्टी है, स्थानीय किस्म है उनको रोकना। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं आज के टाइम में। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आदत पड़ गई तो पेपर निकलेगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? दिए गए ऑप्शन में से बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। जेएन सिविल डिप्लोमा वालों को खतरनाक क्वेश्चन दिए जाते कई बार, तो यहां पर पूछा गया प्रश्न। हाँ बेटा, तुमने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? पेपर बहुत बढ़िया होगा। यहां पर बात करो कि मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सकता है, डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जा सकता है? सीधा सा आंसर आ रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से। जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे, मवेशी चराने पर प्रतिबंध तो है ही है, लेकिन कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प, अब ये जो पीछे मैंने बताया था ना, जेएन सिविल डिप्लोमा, अब देखो तुम पेपर का नाम देखो, जेएन सिविल डिप्लोमा, उसी पेपर के अंदर पूछा गया 2 प्रश्न डेजर्टिफिकेशन से, 2 प्रश्न पूछे गए। एक में मैंने सारी चीजें बता दी और दूसरा कह रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ। अधीनस्थ बोर्ड आपसे चारों आंसर सही है, चारों ही आंसर सही है, लेकिन यहां पर यूरिया का न्यूनतम उपयोग तो है ही है, अच्छी बात है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है जो आपका स्ट्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई वाली बात, ओके ठीक है, हाँ जी। फिर आपका मवेशियों को चराने पर प्रतिबंध, ये भी सही बात है गुरुजी, लेकिन अपन कह रहे हैं कि राजा कौन है इनमें से? राजा तो गुरुजी मक्खन यानी देसी घी। बात तो क्या माइंड में आपकी क्लास है, वो आंसर है। ये बात है कि वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण, आज के टाइम में प्लांटेशन है, जो है वृक्षारोपण है, वनीकरण है, पेड़ पौधों को रोकना, ये बढ़िया अच्छा प्रश्न है। मतलब लोकल वृक्ष, अब एक प्रश्न याद है ना, राजस्थान के अंदर लोकल वृक्ष, पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थानीय वृक्ष कौन से हैं? अभी ये भी बता देता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थानीय वृक्षों की अगर हम बात करें, लिखिएगा, बबूल हो गया, खेजड़ी, बबूल, रोइडा, किंकर। खेजड़ी है, बबूल है, केयर का पेड़ हो गया, रोइडो है, रोहिडा, और किंकर है। और देख लो साथ साथ कि आपका जोजोबा है, होहोबा है, जिससे बायोडीजल भी तैयार होता है, होहोबा है, जोजोबा है, खेजड़ी है, बबूल है, किंकर है, केयर है, ये सारे के सारे पेड़। और नाचना गांव है, वो रेगिस्तानी प्रसार के लिए ज्यादा विशेष सुर्खियों में रहता है, इंपोर्टेंट है नाचना गांव। और नाचना और किसके लिए जाना जाता है बताओ, कमेंट करो फटाफट, दिमाग दौड़ना चाहिए घोड़े की तरह। नाचना गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए विशेष रूप से विख्यात है। विख्यात क्या कुख्यात है? रेगिस्तान प्रसार के लिए, रेगिस्तान प्रसार है तो जाना जाता है।
रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है। नाचना गांव जैसलमेर, नाचना नस्ल भी है ऊंट की, और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है ना। कैमल सफारी के लिए सब जैसलमेर में स्थित है नाचना गांव। शाबाश, ये चीजें याद रखो। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर, ले भाई कर लो बात, ये कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित प्रश्न आएगा। राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? उत्तर पश्चिमी सिंचाई क्षेत्र के अंदर गंगानगर आएगा। कह रहा है उत्तर पश्चिमी मैदानी, उत्तर पश्चिमी सिंचित प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सिंचित प्रदेश 1B है। मेरे प्यारे बच्चों, कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में कितने हैं? कमेंट कर लो फटाफट। अरे क्या गूगल सर्च कर रहे हो यार? ये सामने लिखे हुए ना, 3 3 6 7 8 9 10, पता नहीं तो ही ठाकुर पड़ेंगे। क्या मुंडा बनेगा रे तू? फटाफट सामने पड़े, कमेंट आना चाहिए बड़ी गिरफ्तार से। चलो शाबाश। अब देखो एक चीज यहां पर बता देता हूं, कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर 1A, 1B, 1C, 1 2 3, 1 2 3 के बाद में है आपका 4 5। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, उनके अंदर टोटल यहां पर 10 है। 1 2 3 4 5 के हिसाब से डिवाइड किया गया, टोटल है 10। ये देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कमेंट कर लो फटाफट। टोटल है वो 10 कृषि जलवायु प्रदेश। टोटल कितने हैं? 10। तो टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तुम लोग कमेंट करो, मैं यहां बात करता हूं। सबसे बड़ा तो ये रहा जो दिख रहा है पीले कलर का, ये है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और सबसे बड़े में जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है, इनका एरिया अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है। तो 1C है वो सबसे बड़ा है गुरुजी। अब 1C में सर क्या आता है? 1C मतलब पश्चिमी अति शुष्क मैदान। तुम्हारा कोई भी पेपर हो, सीधा सीधा कृषि जलवायु प्रदेश का एक सीधा क्वेश्चन इस स्लाइड से नहीं आया ना, मेरा नाम चेंज कर देना। हाँ बेटा, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ताकि तुम लोग है ना पढ़े में सीरियस हो जाओ। एक एक चीज बता रहा हूं। 1C के अंदर है आपका अति वेस्ट राजस्थान का बहुत ज्यादा शुष्क मैदान, अति शुष्क यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित यानी कम सिंचित है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो कौन है इनमें? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू है। जैसलमेर स्टार्ट हुआ आगे गया। अब और दूसरा बताओ सर, 1 के अंदर 1A हो गया, 1A को देख लेते हैं। बाड़मेर और जोधपुर है, इसमें पश्चिमी शुष्क मैदान है। पश्चिमी शुष्क मैदान जैसे बाड़मेर और जोधपुर आता है। ये भी पूछेंगे, बताओ कि भाई अच्छा इनमें कौन सी फसलें होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलो ये भी एक है। तो वेस्ट में कौन सी होती है? बाजरा वगैरह, वो ध्यान रखना। इधर हो जाए तो कपास कर देना, इधर हो जाए तो मक्का कर देना है। एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं पढ़ा? ओके। तो 1A है वो बाड़मेर जैसलमेर वाला हो गया, बड़ा प्यारा प्रश्न है। 1B के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ जो कपास के लिए जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान है। 1 हो गया क्लियर। तो 1 के अंदर ये 3 थे, 1 2 3 क्लियर। 2 के अंदर देखो, 2 के अंदर बीच वाली पट्टी है, अरावली वाली। 2A के अंदर क्या आ गया? नागौर, सीकर और झुंझुनू है। नागौर, सीकर और झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, 4 जिले कर लो। इनके अंदर 2A के अंदर आता है आपका 2A के अंदर आपका अंता प्रवाही जो है, 2A के अंदर अंता प्रवाही मैदान है वो आता है। 2B के अंदर आता है आपका लूणी बेसिन आता है। कौन सा आता है? लूणी बेसिन है, जो जिसके अंदर जालोर और पाली वाला क्षेत्र है, जालोर और पाली वाला। और उसके बाद आता है 3A 3B। 3A के अंदर आता है आपका जो अजमेर वाला हो गया, उसके बाद जयपुर, टोंक, दौसा वगैरह ये हो गया, है ना। और 3B के अंदर आता है ठेठ पूरी राजस्थान वाला। तो 3 के अंदर भी 2 हो गए, ठीक है। फिर 4 के अंदर भी 2 है, 4A और 4B। 4A के अंदर मेवाड़ वाला क्षेत्र आता है, जिसमें सिरोही, सलूंबर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। 4B के अंदर आता है आपका आर्द्र दक्षिण मैदान। और अब आया काम का प्रश्न, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। ये है आपका सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और वो कौन सा है भाई? वो है आपका 4B। और भाई 4 में भी 1AB है, फिर 5वां एक ही है, वो आपका आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। 1 के अंदर क्या था? ABC था। 2 के अंदर क्या था? A और B था। 3 के अंदर क्या है? A और B है। 4 में A और B और एक 5 हो गया मामला क्लियर। चल मेरी डोल की डबाक के डम, किसका झिंटिया किसका तम। उत्तर सिंचित मैदान पूछा था, उत्तर पश्चिमी के अंदर तो यहां पर पूछ रहा था उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि। तो उत्तर पश्चिमी मैदान वाला गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया आंसर क्लियर। तो लगातार एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हो। अगले प्रश्न का आंसर बता दो फटाफट। और साथ साथ वो पीडीएम लिख दी, ठीक है। आगे बताओ। कृषि जलवायु प्रदेश 1 2 3 4 5 से पता चल गया। 1 के अंदर 3 थे, 2 के अंदर भी 2 थे, फिर 3 4 5 ऐसे पढ़ो यार, पढ़ने का तरीका बेटा। आगे आ जाओ। स्थानीय राजस्थानी भाषा में किस गाय की नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? आपकी जो मालानी नस्ल के नाम से किसको कहते हैं? मालानी कौन सी है? राठी है, थार पारकर है, नागौरी है, कांकरेज है। तो मालानी के बारे में लिखो, स्टार्ट करो। ये आपकी थार पारकर है ना, जो पाकिस्तान से आई है ना, थार को पार करके मालानी नस्ल से हम कहेंगे गाय की नस्ल। मालानी क्षेत्र विशेष रूप से, और मालानी वर्तमान में बात करो तो बाड़मेर वाला क्षेत्र, मालानी क्षेत्र ये इसका जो है उत्पत्ति क्षेत्र है, जहां पर ये पाई जाती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक यहीं पर उत्पत्ति क्षेत्र मालानी क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है, सर्वाधिक इम्यून सिस्टम वाली, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय है। तीसरा पॉइंट इसके संबंध में लिखिएगा, सर्वाधिक, हाँ जी, सबसे ज्यादा बिक्री होती है, सबसे ज्यादा बिक्री वाली गाय है। मतलब लोग लेके जाते हैं अपने घर पे कि भाई हाँ गाय अच्छी है। कौन से मेले के अंदर? तो मेला है अपना मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर चैत्र मास में आयोजित होता है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक चलता है। बीमार कम होती है बिल्कुल, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से। तुम भी थोड़ा खाया पिया करो, ये विशेष रूप से बच्चे वगैरह है ना, खावा को नहीं, एक दो चिप्स, चिप्स वगैरह, छोटा मोटा चाय पी ले, इम्यूनिटी थोड़ी बढ़े, देसी खाओ, जाना चीज। तो ध्यान रखो भाई, सबसे ज्यादा बिक्री वाली तो ये जो है आपका मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, इनकी जो बिक्री होती है ना, मल्लीनाथ पशु मेला बताओ कब आयोजित होता है? 11 से, कृष्ण पक्ष से। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आपके इसकी खरीद फरोख्त या बिक्री सबसे ज्यादा होती है। थार पारकर जो कि मालानी नस्ल है। मालवी की बात नहीं की मैंने, मालवी होता तो वो आपका वेस्ट राजस्थान का दक्षिण पूर्व वाला भाग होता। तो ये आपका हाँ लूणी नदी के किनारे, बिल्कुल लूणी नदी के किनारे, बिल्कुल थार पारकर हो गया। अगला निम्न में से मेजा बांध है वो राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध, हाँ चैत्र कृष्ण 11 से मेला चलता है मेला। उसके बाद मेजा बांध है वो आपकी राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध जाखम, कोठारी, लूणी या सोन नदी। दिए गए में से मेजा बांध आपका
जो है कोठारी नदी पर बनाया गया मेजा बांध, और इस मेजा बांध के संबंध में कुछ बातें लिख लीजिए। कोठारी नदी के अंदर स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये कहां स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा रामायण अपने कोठारी नदी पर जो बना हुआ बांध है वो मेजा बांध है, और पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पीने का पानी भी इससे इस्तेमाल किया जाता है, और बस इसके साथ साथ एक और कर दीजिए, ये सिंचाई में भी काम आता है। दोनों उद्देश्यों के लिए इसकी पूर्ति होती है। तो राजस्थान का सबसे इंपोर्टेंट बांध हो जाता है। सबसे ऊंचा बांध है तो वो आपका जाखम बांध है। ठीक है, जाखम बांध की अगर बात करें प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम बांध है वो आपका कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और जाखम बांध की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी जो ऊंचाई है, देखो सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 81 मीटर है। कितनी है? 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये जाखम बांध हो गया। ठीक है, लूणी पर बने हुए बांधों की बात करें, लूणी नदी यहां दी हुई है। जसवंत सागर या पिचियाक बांध जिसे हम कहते हैं, जसवंत सागर या पिचियाक बांध, और ये आपके जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। आगे देखो, हाँ जी, अन्य के अंदर लिख लो। लूणी है तो लूणी की अन्य साइड पर बने हुए बांधों की बात करते हैं यहां पर। तो जवाई पर बने हुए बांध, जवाई नदी है उसके ऊपर बना हुआ बांध है वो आपका जवाई बांध, वो आपका पाली में है। और एक हिमावास बांध है, जवाई बांध, और एक आपका हो गया हिमावास बांध। ये दोनों बांध है वो आपके पाली में है, और ये तो मतलब दोनों पाली के अंदर है। और ये जो है आपका जवाई बांध जवाई नदी पर हो गया, ये तो हो गया आपका जवाई रिवर। और ये जो हिमावास बांध है वो बांडी नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बांडी नदी पर। और सूखड़ी पर बांध ली है, ये तो बांडी है, बांडी रिवर। और सूखड़ी जो इसी की सहायक है, सूखड़ी पर बांकली बांध बना हुआ है। सूखड़ी पर बांकली बांध, सीधा सीधा प्रश्न आता है बांकली बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? सूखड़ी पर आपका बांकली बांध है, और बांकली बांध आपका कहां पर है? जालोर क्षेत्र के अंदर है। जालोर जिले के अंदर सूखड़ी पर बना हुआ है बांकली बांध। याद करना, ये सारी चीजें याद रखिएगा। जाखम सबसे ऊंचा याद कर लेना। और इसके साथ साथ हम बात करें तो आपका ये जाखम भी हो गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला पेयजल सिंचाई वगैरह के लिए इसकी बात कर रहे थे हम। कोठारी नदी पर बने हुए जो बांध है अपना मेजा बांध है उसकी बात कर रहे थे इसमें। और फिर ये वाले बांध हो गए, ये इस ऑप्शन के अंदर जो दिए हुए थे वो मैंने करवा दिए। फिर अगला देखो, हरिके बैराज जिसमें से इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है, इन दो नदियों के संगम पर बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर से सीधा सीधा प्रश्न आता ही है आप लोगों के लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, हरिके बैराज जो आपके इंदिरा गांधी कैनाल जो शुरू होती है हरिके बैराज से, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपके कहां पर है? सतलुज और व्यास। सतलुज और व्यास नदियों का जो संगम होता है, सतलुज और व्यास के संगम पर आपके हरिके बैराज सतलुज और व्यास पर है, जिसमें से इंदिरा गांधी कैनाल निकली जाती है। और इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है तो आईजीएनपी की शुरुआत यहां से कर लेते हैं। आईजीएनपी के आगे और प्रश्न आएंगे तो उसकी लंबाई वगैरह, राजस्थान के अंदर कहां क्या, उसकी जो फीडर नहर है वो भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन कौन से जिले में कौन सी नहर है, तो वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के जिसको हम आगे बैक टू बैक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सतलुज और व्यास याद करना। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शॉर्ट में हम कहेंगे आईजीएनपी। क्या बोलेंगे? आईजीएनपी। अब आईजीएनपी की हम बात करें तो इसके जो वित्तीय सहयोग है विश्व बैंक के द्वारा, इसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वित्तीय सहयोग वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वित्तीय सहयोग विश्व बैंक के द्वारा। और दूसरा बिंदु, इसके जो योजनाकार है वो कंवर सेन थे, इंजीनियर योजनाकार कंवर सेन। आईजीएनपी के संबंध में और फैक्ट लिखिएगा साथ में कि नींव है वो आपका गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। इसकी नींव है वो, हाँ जी, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी आपके? हाँ जी, 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 को इसकी नींव रखी थी। एक और फैक्ट लिख दीजिए इसके संबंध में, उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। उद्घाटन जो इसका किया गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंदिरा गांधी नहर जिसे हम कहेंगे राजस्थान नहर, पहले क्या कहलाती थी? राजस्थान नहर, है ना, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर। वित्तीय बैंक मतलब जो फाइनेंशियल हेल्प जो इसमें मिली है वो मिली है आपकी कहां से मिली? विश्व बैंक से। और इसके जो योजना कार्य कंवर सेन है, और इसके साथ नींव गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत अपने उत्तर प्रदेश, वर्तमान में हम बात करें उत्तर प्रदेश, बाद में उत्तराखंड बन गया, इससे तो टुकड़े भी हुए थे, वो वहां के व्यक्ति थे। ठीक है, उनके द्वारा उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति द्वारा नींव इन्होंने रखी थी। तो सतलुज और व्यास पर बनी हुई ये चीज आपको याद रखनी है। बढ़िया क्वेश्चन। सूची को मिलान करना है कि कौन सी झील कहां पर है, देखते ही उड़ा दो, देखते ही उड़ा दो। इसको पिछोला है तो उदयपुर के अंदर है, आना सागर है तो अजमेर में है, सांभर झील है तो आपकी जयपुर में है, ताल छापर है तो चूरू के अंदर है। एक के सामने 3 करो, एक के सामने 3, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूरा था जेईएन के अंदर। सी के सामने, ए के सामने, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद में कौन सी मिट्टी प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट पर विकसित होती है? ये मिट्टी कम उत्पादक है, अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और ये मक्का, बाजरा, दाल और तिलहन उगाने में सबसे उपयुक्त है। मक्का, बाजरा, दाल, तिलहन के लिए है, अरावली के पूर्वी भाग में है, और क्वार्टजाइट, नीस और ग्रेनाइट, इनसे ये मिट्टी बनी हुई है। तो ये किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी,